Hello everyone, welcome back to Chauhan IS Academy. So this is our second part video of Political Science class 12th. Chapter name is Cold War Era. As we have already done first part of this chapter, so this is our second part video of Political Science. So here we will discuss about this chapter. So let's begin. First topic, emergence of two blocks. एज यू नो वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस मीन्स वेस्टर्न अलायंस तो होता है यूएसए का और ईस्टर्न अलायंस होता है सोवियत यूनियन मीन्स यूएसएसआर. सो वेस्टर्न अलायंस ने कौन कौन से अपने ग्रुप बनाए, छोटे छोटे कौन कौन से अपनी अलायंस बनाई जिसकी वो मदद लेके यूएसएसआर को टक्कर दे सके या यूएसएसआर से लड़ सके. सो पहले यूएसए ने बनाया नाटो अप्रैल 1949 में. नाटो बनाया जिसको 12 कंट्रीज़ ने क्या किया, साइन किया. 12 कंट्रीज़ नाटो के अंदर है और इनमें क्या होता है, ये 12 कंट्रीज़ साथ मिलकर वर्क करते हैं और अगर किसी एक कंट्री पे भी कोई अटैक होता है तो सारी कंट्रीज साथ मिलकर उसका जवाब देगी और उस अटैक का बदला लेगी. सो नाटो ने पहले वेस्टर्न अलायंस ने पहले नाटो बनाया अप्रैल 1949 में, देन सीटो बनाया, देन सेंटो बनाया. इनकी फुल फॉर्म्स आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखना मिलेगी. नाटो, सीटो, सेंटो ये तीनों अलायंस जो है ये वेस्टर्न अलायंस ने बनाए. देन इन्हीं के टक्कर में यूएसएसआर ने क्या बना दिया, वार्सा पैक्ट बना दिया 1955 के अंदर. ये वार्सा पैक्ट क्यों बनाया, ताकि जो नाटो की जो एक्टिविटीज़ है उसको काउंटर कर सके. जो नाटो जो भी उनके अगेंस्ट में करेगा वो वार्सा पैक्ट कंट्रोल में कर सके, काउंटर कर सके. सो ये अलायंस बनाए दोनों, वेस्टर्न अलायंस ने और ईस्टर्न अलायंस ने ये अलायंस बनाए मिलके. सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, चैलेंजेस टू बाइपोलरिटी. नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. सो दो बाइपोलरिटी किसे बोलते हैं, जब दो सुपर पावर का पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्या हो, हेजेमनी हो. दोनों सुपर पावर पूरे वर्ल्ड को मिलके दबाए और अपनी ही एक्टिविटी करे पूरे वर्ल्ड के अंदर, अपनी ही हेजेमनी बनाए. सो बाइपोलरिटी में कौन कौन सी दो सुपर पावर्स आती है, यूएसए एंड यूएसएसआर. सो पहले ये दो ही कंट्रीज थी जिनकी हेजेमनी पूरे वर्ल्ड के अंदर चलती थी. अब इनको चैलेंज देने के लिए कौन आया, इनको चैलेंज देने के लिए आए जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे उस टाइम पे. और उन्होंने अपना एक मूवमेंट बनाया जिसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. ये पहले 5 कंट्रीज़ के मेंबर्स ने मिलके इसको बनाया. सो कौन कौन से थे ये हम देखते हैं. फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया से थे, गमाल अब्दुल नासिर जो कि इजिप्ट से थे, सुकर्नो इंडोनेशिया, वामे नक्रुमा ये थे घाना से. इन 5 मेंबर्स ने इसको साइन किया, इसको बनाया और 1956 के अंदर अपनी मीटिंग रखी इसको बनाने के लिए. अभी देखते हैं कि नाम है क्या, व्हाट इज़ नाम, क्या वर्क है इसका और क्या है रियल में. ये आइसोलेशन एंड न्यूट्रलिटी, ये दो वर्ड आपने सुने भी होंगे. आइसोलेशन का मीनिंग क्या होता है और न्यूट्रलिटी का मीनिंग क्या होता है. अभी आइसोलेशन का देखते हैं. आइसोलेशन का मीन्स होता है अलूफ रहना, मीन्स ना ही अलूफ रहना मीन्स क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी अफेयर्स हैं, मतलब जितना जो भी कुछ हो रहा है उससे हटके रहना, मीन्स किसी भी एक्टिविटी या किसी भी मैटर में इंटरफेयर ना करना, अलूफ रहना, बिल्कुल स्टे अवे हो जाना हर चीज़ से. तो नाम ऐसा नहीं था कि हर चीज़ से पीछे हट गया था, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था. न्यूट्रलिटी का मीनिंग क्या होता है, जब आपको लगे कि दोनों तरफ सही है, आप दोनों तरफ से इक्वली लो कि हाँ ये भी सही है और ये भी सही है. सो नाम ने ऐसा भी नहीं किया. नाम एक्चुअली में क्या था, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था कोल्ड वार के रिवाइवल को सॉफ्ट करने में. मीन्स जो कोल्ड वार दोनों कंट्रीज़ के बीच में हो रहा था, उनके जो भी झगड़े थे, जो भी कुछ उनके बीच में मैटर था, उसको सॉफ्ट में लेके जाना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना. सो ये नाम ने एक्चुअली में किया था. और एक और था जो नाम ने किया, वो था न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज जो थी उनको सपोर्ट कर रहा था. उनको सपोर्ट क्यों कर रहा था कि क्यों ना वो अपना ही एक अलग से ग्रुप बनाए और अपने आप को डेवलप्ड कर सके. क्यों, क्योंकि इंडिया भी एक न्यूली इंडिपेंडेंस कंट्री था उस टाइम पे और नहीं चाहता था
डिड नॉट वॉन्ट टू वॉश देयर हैंड्स विद फ्रीडम। इंडिया नहीं चाहता था कि वो फिर से अपनी आज़ादी को खो दे यूएसए और यूएसएसआर के साथ मिलके। ऐसा इंडिया ने नहीं सोचा, तो इंडिया ने अपना एक अलग से मूवमेंट बनाया और जो न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी उनको क्या किया, अपने साथ में लिया ताकि अपना डेवलपमेंट कर सके और किसी भी सुपर पावर के ऊपर बेस्ड न रह सके। सो ये नाम ने एक्चुअली में किया, ये था चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी, जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने किया, चैलेंज किया दोनों सुपर पावर्स को। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट मीटिंग ऑफ नाम हेल्ड एट बेलग्रेड 1961 अटेंडेड बाय 25 मेंबर स्टेट्स। फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी? 1961 के अंदर हुई थी, जो कि 25 मेंबर स्टेट्स ने मिलके हेल्ड करी थी, अटेंड करी थी। द 17th द लेटेस्ट मीटिंग हेल्ड एट वेनेजुएला इन 2016 बाय 120 मेंबर स्टेट्स एंड 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज। ये लेटेस्ट मीटिंग जो हुई थी ये 2016 में हुई थी, जो कि 120 मेंबर स्टेट्स ने मिलके अटेंड करी थी और इसमें 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज थी। सो नेक्स्ट टॉपिक, वाई स्मॉलर स्टेट सपोर्ट सुपर पावर्स। अभी देखिए उस टाइम पे एक ऐसा भी हुआ था कि जो छोटी छोटी कंट्रीज थी, स्मॉलर स्टेट्स थी, उन्होंने सुपर पावर्स को सपोर्ट किया, यूएसए और यूएसएसआर को सपोर्ट किया। क्यों किया? वो उनको ऐसा क्या बेनिफिट मिल रहा था उन सुपर पावर से? तो देखिए, फर्स्ट था प्रोटेक्शन। अभी ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी सुपर पावर से कोई स्मॉलर कंट्री मिल जाए, कोई स्मॉलर स्टेट मिल जाए, तो क्या होगा कि उनको रहेगा कि ये हमारी हेल्प करेगी किसी भी चीज़ में, मीन्स हमें प्रोटेक्शन देगी। क्यों? क्योंकि किसी भी एनिमी से अगर कोई भी एनिमी उनको कुछ भी हार्म करने की कोशिश करेगा, तो ये जो सुपर पावर्स है वो उनको प्रोटेक्ट करेगी उस चीज़ से, मीन्स उनको किसी भी चीज़ से हार्म नहीं होने देगी और उनको हर चीज़ में प्रोटेक्शन देगी। सेकंड, वेपन्स। अभी स्मॉलर स्टेट्स के पास क्या था भाई, स्मॉलर स्टेट्स है तो उनके पास वेपन्स की कमी होगी, वेपन्स तो उनके पास होंगे ही नहीं, तो सुपर पावर्स को वो सपोर्ट करके वो वेपन्स भी लेगी उनसे, मीन्स सुपर पावर्स उनको बदले में वेपन्स देगी। इकोनॉमिक हेल्प, ये तो सबसे मेन पॉइंट आता है, इकोनॉमिक हेल्प। स्मॉलर स्टेट्स को सुपर पावर्स ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हेल्प की थी उस टाइम पे, उनको अपना अलाइज बनाने के लिए। सो ये थे 3 पॉइंट बेसिकली जो कि स्मॉलर स्टेट्स ने सुपर पावर्स को सपोर्ट किया था। सो नेक्स्ट आता है टॉपिक, वाई सुपर पावर सपोर्ट स्मॉलर स्टेट्स। अभी स्मॉलर स्टेट्स ने सुपर पावर्स को सपोर्ट किया क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक हेल्प और वेपन्स मिल रहे थे। अभी सुपर पावर्स ने उनको क्यों सपोर्ट किया? उनको ऐसा क्या चाहिए था उनसे जो कि उन्होंने उसको सपोर्ट किया? ये देखिए 4 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट आता है वाइटल रिसोर्सेज, मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, मिनरल्स। सुपर पावर्स को उनसे ये नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए थे, इसलिए उन्होंने उनको सपोर्ट किया। सेकंड, लोकेशन। लोकेशन क्या था भाई, लोकेशन उनको क्यों चाहिए थी उनसे? लोकेशन, अगर वो स्मॉलर स्टेट्स के साथ में रहेंगे मिलके, तो उन्हें लोकेशन, एक्यूरेट लोकेशन मिल जाएगी अपने एनिमी को स्पाई करने के लिए या फिर अपने वेपन्स को लॉन्च करने के लिए उन्हें एक लोकेशन मिलेगी। टेरिटरी में भी यही आता है, एक पर्टिकुलर एरिया मिल जाएगा जिसमें वो अपने एनिमी को स्पाई कर सके और किसी भी चीज़ का अटैक हो तो वो उसका सहारा लेके वहाँ पे उनको स्पाई कर सके। फोर्थ आता है इकोनॉमिक सपोर्ट। इकोनॉमिक सपोर्ट भी उनको मिलता था ताकि जो भी मिलिट्री एक्सपेंसेस होते हैं वो उनमें उनको फेवर कर सके। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लास्ट एंड फाइनल, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। अभी देखिए इंडिया का क्या रिलेशन था कोल्ड वॉर के साथ और क्या नहीं था। इंडियाज़ रिस्पॉन्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर वॉज इन 2 फोल्ड। अभी देखिए इंडिया का क्या था, इंडिया के क्या क्या पॉइंट्स थे कोल्ड वॉर के टाइम पे, जो कि 2 फोल्ड के अंदर बन चुके थे। एट 1 लेवल इट टुक पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम 2 अलायंसेस। इंडिया ने कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या किया कि ना ही उसने यूएसए को सपोर्ट किया एक्चुअल में और ना ही उसने यूएसएसआर को सपोर्ट किया। वो उन दोनों अलायंस से दूर रहने की कोशिश की और एक्चुअली में रहा भी, क्योंकि इंडिया को पता था कि अगर उसने यूएसए को और यूएसएसआर को किसी एक को सपोर्ट कर लिया तो वो अपनी फ्रीडम को वॉश कर देंगे, अपनी फ्रीडम को खो देंगे, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे क्योंकि इंडिया अपना डेवलपमेंट करना चाहता था।
इंडिया चाहता था कि अलग से रहे, इन दोनों से हटके रहे, तो वो अपना डेवलपमेंट कर सकेंगे। सो स्टेइंग अवे फ्रॉम टू अलायंसेस। Second, it raised its voice against the newly decolonized countries become part of these alliance. इंडिया ने क्या किया, इंडिया खुद तो न्यूली इंडिपेंडेंस था ही, तो इंडिया ने क्या किया, जो न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी, जो न्यूली इंडिपेंडेंस कंट्रीज थी, उनको भी सपोर्ट किया, उनके साथ भी आवाज़ उठाई कि वो इन दोनों कंट्रीज, दोनों सुपर पावर्स के साथ ना मिले, अपना एक अलग से ग्रुप बनाए, इन दोनों कंट्रीज, इन दोनों सुपर पावर्स के साथ में ना मिले, अलायंस ना बनाए इनके साथ। सो ये था रिस्पॉन्स इंडिया का। अभी हम देखते हैं इंडिया के फेवर में और अनफेवर में क्या क्या पॉइंट्स रखे गए थे। इन फेवर में क्या क्या थे कि किस तरीके से कोल्ड वॉर ने इंडिया को हेल्प किया, नॉन अलाइनमेंट ने हेल्प किया। फर्स्ट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अलाउज इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन एंड स्टांसेस दैट सर्व इट्स इंटरेस्ट। देखो पहले क्या था कि जो दोनों इंडिया इंडिपेंडेंस भी नहीं था, तो वो अपने इंटरनेशनल डिसीजन भी नहीं ले सकता था। सो बाद में इंडिया ने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट जैसे ही इंडिया ने ज्वाइन किया, जैसे ही बना, तो इंडिया, नॉन अलाइनमेंट ने इंडिया को कैसे हेल्प किया, इसने अलाउ किया इंडिया को टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन। मीन्स नॉन अलाइनमेंट में आने के बाद इंडिया अपने खुद से डिसीजंस लेने लगा, खुद से डेवलपमेंट करने लगा, जो कि इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व करने लगा, मतलब वर्ल्ड के अंदर इंडिया का भी एक वजूद बना। सेकंड, इंडिया वाज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट ईच अदर। क्या किया कि अभी देखो इंडिया ने ना तो यूएसए को ज्वाइन किया, ना यूएसएसआर को ज्वाइन किया, तो इसे करने से क्या हुआ कि दोनों सुपर पावर्स नहीं ट्राई कर पाई इंडिया को दबाने के लिए। मीन्स अगर वो यूएसए को सपोर्ट कर लेता तो यूएसए ही अपना दबदबा बना लेता इंडिया पे, और अगर यूएसएसआर को सपोर्ट करता तो यूएसएसआर कर लेता। तो दोनों कंट्रीज़ को बैलेंस किया, इक्वली बैलेंस किया इंडिया ने, ना ही वो यूएसए के पास गया और ना ही वो यूएसएसआर के पास गया। सो ये था फेवर में कि इंडिया को ये बेनिफिट हुआ नाम से, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से। सेकंड आता है क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसाइज क्या किया लोगों ने इंडिया को नॉन अलाइनमेंट के ऊपर। अभी देखिए, पहले अनप्रिंसिपल्ड, मीन्स अनप्रिंसिपल्ड का मीनिंग क्या होता है कि इंडिया का कोई स्टैंड नहीं है, इंडिया कोई फर्म स्टैंड नहीं लेता है, इंडिया का कोई वजूद नहीं है, मीन्स किसी भी एक मैटर पे इंडिया नहीं टिक रहा है और ना ही स्टैंड ले रहा है। इट वॉज सैड ऑफन रिफ्यूज टू टेक अ फर्म स्टैंड ऑन क्रूशियल इश्यूज। मीन्स सबको लगता था कि इंडिया का कोई स्टैंड नहीं है, कोई वजूद नहीं है, और ना ही किसी भी एक पर्टिकुलर मैटर पे वो स्टैंड कर रहा है। अभी सेकंड था, इंडिया साइन द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद यूएसएसआर इन अगस्त 1971 फॉर 20 ईयर्स। सेकंड, इंडिया ने ट्रीटी साइन की यूएसएसआर के साथ अगस्त 1971 में फॉर 20 ईयर्स। तो इस पे सवाल उठाए गए कि मीन्स इंडिया यूएसएसआर के साथ है। मीन्स सबको लगा कि अगर भाई ट्रीटी साइन की है, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की है, तो हो सकता है कि इंडिया यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा हो, बट ऐसा नहीं था। इंडिया यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशन बना सकता था और एक्चुअली में बनाए भी। मीन्स इंडिया ने ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया कि वो यूएसएसआर के साथ ही, इंडिया ने कहा कि भाई हम यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाएंगे, और अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आई, कोई ऐसी कंडीशन आई कि हमें यूएसए के साथ ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी, तो हम वो भी करेंगे। यूएसएसआर ने 1971 में ट्रीटी साइन की, उसका भी एक पर्टिकुलर रीज़न है, क्यों है वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे 1971 में इंडिया ने ट्रीटी साइन क्यों की।